नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं और उसका अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में धारा 3 से 50 तक है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम धारा 3 से लेकर के और 20 तक पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले जा कर के धारा 3 से 20 का अध्ययन करें, क्योंकि मैं बीच बीच में इन धाराओं में से इनका रेफरेंस दूंगा कि आपने धारा 3 में ये पढ़ा होगा, धारा 4 में ये पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप धारा 3 से 20 तक पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे धारा 21 से लेकर के 30 तक। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा 21 को। धारा 21 में है कि सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, मतलब कौन कौन व्यक्ति है जो सदस्य बनने के लिए योग्य है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे। तो नगर पालिका की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने हेतु किसी व्यक्ति की योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो अब हमने देखा था धारा 6 हमने पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व के साथ देखा था हमने आरक्षण। तो आरक्षण के दौरान हमने वहाँ पढ़ी थी कि नगर पालिकाओं में सीटें आरक्षित होती हैं और कुछ अनारक्षित होती हैं। तो आरक्षित सीटों पे क्या प्रावधान है, आरक्षित सीटों पे कौन व्यक्ति चुना जा सकता है, उसके लिए देखो, SC, ST, OBC सीट को भरने के लिए उसी समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए। कोई अदर कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो वो इस सीट पे नहीं चुना जाएगा। दूसरा, अगर कोई महिला सीट है तो उसको भरने के लिए उसी वार्ड की महिला होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, मान लो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC की महिला है, तो उस सीट को भरने के लिए उसी समुदाय की महिलाएं योग्य हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आरक्षित सीटों के लिए। अब हम बात करेंगे कोई अन्य सीट हो, मान लो कि अनारक्षित सीट है, तो उसके लिए कौन योग्य है। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या हैं? एक तो उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि नगर पालिका के किसी भी वार्ड का वो निर्वाचक होना चाहिए, मतलब वार्ड की जो मतदाता सूची है उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए। तीसरी बात है कि वो 10th पास होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए। चौथा जो है वो घर में उसके शौचालय होना चाहिए। शौचालय भी कैसा? इसमें पानी सील हो, पानी सील का मतलब फ्लश वाला, जो सूखा शौचालय नहीं हो, उसमें फ्लश का सुविधा हो, दीवारें हो, छत हो और गेट हो। ये शौचालय की इसमें परिभाषा दी गई है। इसके अलावा वह और उसका परिवार, उसके परिवार से यहाँ तात्पर्य है उसके पति, पत्नी और बच्चे, ये तीनों खुले में शौच नहीं जाते हों। ठीक है, बाकी दूर का रिश्तेदार कोई भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो परिवार है उसके सदस्य अगर खुले में शौच जाते हैं तो उसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं धारा 21 क की तरफ। धारा 21 क ये कहती है कि कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। इसका मतलब ये है कि सरकार सभी सीटों में से कुछ सीटें आरक्षित कर सकती हैं। किसके लिए? केवल 21 से 35 वर्ष के बीच जिसकी आयु है उस व्यक्ति के लिए, मतलब ये हो गई विशेष अर्हता। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमने 2 तरह की सीटें पढ़ी, आरक्षित सीटें और अनारक्षित सीटें। तो आरक्षित सीटों पर कितनी सीटें विशेष, आरक्षित सीटों पर कितनी सीटें SC रिजर्व हो सकती हैं। तो आरक्षित सीटों में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और महिला की अगर सीटें हैं तो वहाँ पर अधिकतम सीटें 2 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। लेकिन मान लो वहाँ पर कुल आरक्षित सीटें ही 3 हैं, अगर 3 सीटें वहाँ पर हैं टोटल, तो उनमें से केवल 1 सीट जो है वो यहाँ पर 21 से 35 वर्ष के लिए क्या की जा सकती है, आरक्षित की जा सकती है। अब देखो अनारक्षित सीटों में क्या होगा। तो अनारक्षित सीटों में हम क्या करेंगे कि 5-5 के ग्रुप बना लेंगे, 5-5 के टुकड़ों में उन सीटों को बांट लेंगे। माना कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 13 सीटें हैं। 13 सीटें तो उन्हें 5 का एक ग्रुप बना लिया, 5 दूसरा ग्रुप बना लिया, तो 5 सीटों पे 1 सीट, दूसरी 5 सीटों पे 1 सीट, तो कितनी सीटें आरक्षित हो गई, 2 सीटें आरक्षित हो गई। लेकिन अब यहाँ पे 3 सीटें और एक्स्ट्रा हैं। 3 सीटें अगर एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पर 5 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो इन सीटों को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे।
समझ में आ गया। तो आरक्षित सीटें तो अधिकतम 2 हो सकती हैं, लेकिन अगर 3 सीटें ही हैं वहाँ पर ऑलरेडी तो वहाँ पर 1 सीट ही आरक्षित की जा सकती है। दूसरी बात, अगर अनारक्षित सीटें हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 सीटों पर 1 सीट को आरक्षित करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे हम पढ़ते हैं धारा 22। तो धारा 22 ये कहती है कि 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे आपने देखा होगा कि एमएलए और एमपी के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जो है सबको हारने का डर रहता है, तो वो क्या करते हैं कि 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अनुमति नहीं है। यहाँ पर क्या अनुमति है कि केवल एक ही वार्ड में 1 ही सीट पर आप क्या लड़ सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया, 2 सीटों पर क्या किया, उसने नामांकन भर दिया, ठीक है। लेकिन अगर नामांकन वापस लेने की तिथि को अपराह्न 3 बजे से पहले अगर उसने लिखित में अपनी नामांकन वापस नहीं लिया तो हम ये समझेंगे कि उसने क्या किया कि सभी सीटों पर एक स्थान को छोड़कर, यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में ये समझा जाएगा कि उसने सभी सीटों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी धारा 22। अब हम बात करेंगे धारा 23 की। धारा 23 में ये लिखा हुआ है कि यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन। इसका मतलब ये है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो अगर चाहे तो वो अधिसूचना जारी करके ये जो यान हैं, ध्वनि हैं, होर्डिंग्स हैं, चुनाव प्रचार हैं, ठीक है, उसके लिए विज्ञापन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा? 5,000 रुपये। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपराधी को सदस्य बनने या सदस्य होने से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित भी कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि पालना नहीं करता और बोलता है 5,000 रुपये तो देने हैं, लिए लो 5,000 रुपये, लेकिन उसमें डर ही नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग उसमें डर उत्पन्न करने के लिए या उसको इस धारा को गंभीरता से लेने के लिए उसको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है चुनाव लड़ने से। लेकिन मान लो कि फिर चुनाव आयोग को लगे कि नहीं, इसके जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं और इस व्यक्ति को चुनाव लड़ने दिया जाए, इसको योग्य घोषित किया जाए, तो निर्वाचन आयोग को लिखित में कारण देने होंगे। अगर इसकी अयोग्यता को हटा रहे हैं तो लिखित में बताना पड़ेगा कौन से कारण है कि आप इसकी अयोग्यता को हटा रहे हो। इसके बाद निर्वाचन संबंधी मामलों में अधिकारियों की शिकायत के बिना कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जब तक राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ये शिकायत नहीं करेंगे कोर्ट को कि हमारे यहाँ गड़बड़ी हुई है और आप इस पर सुनवाई करो, तब तक कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। ये हो गया धारा 23। अब हम बात करते हैं धारा 24 की। धारा 24 में दिया हुआ है कि सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएँ, मतलब जो नगर पालिका के सदस्य हैं उनके लिए कौन कौन सी अयोग्यताएँ हैं वो हम इस धारा में देखेंगे। तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यहाँ लिख लो अयोग्य हो जाएगा यदि निम्नलिखित में से उसने कोई कार्य किया है। तो कौन कौन से कार्य करने पर वह अयोग्य हो जाएगा वो देखिए। अब सबसे पहले है किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के अपराध में 6 माह से अधिक का कारावास उसने किया, 6 माह से अधिक का कारावास उसने भोगा हो, ठीक है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी सार्वजनिक स्थान का अतिक्रमण करने या बाधा पहुंचाने का दोषी ठहराया गया हो तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसे न्यायालय द्वारा किसी मामले में 5 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई गई हो, ठीक है। उसे खाद्य मिलावट निवारण कानून 1954 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया हो, मतलब उसने कोई मिलावट करी हो उसके तहत उसको दोषी ठहराया गया हो। सीपीसी के तहत देशद्रोह का आदेश पारित किया गया हो और उसने सुरक्षा नहीं दी गई हो। तो क्या होता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत अगर आप पे देशद्रोह का आरोप लगाए तो आपको एक सुरक्षा राशि जमा करवानी पड़ती है, ठीक है। जैसे अपन जमानत करवा के आते हैं किसी व्यक्ति की, वैसे यहाँ पे सुरक्षा राशि देनी पड़ती है। अगर आपने सुरक्षा राशि प्रस्तुत कर दी उसके बाद आपको अयोग्यता को हटा दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि कदाचार के लिए सरकार से हटाया गया हो। मान लो उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, रिश्वत विश्वत ली हो, तो उसके लिए सरकार से हटाया गया हो तो वो व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा इसको आप सही कर लीजिए, टिपिकल मिस्टेक है ये। इस पे आएगा कि जो पेशेवर व्यवसायी है, मान लो जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई वकील है, तो मान लो डॉक्टर है, उसने कोई गलत कार्य किया है, तो मान लो कि उसने क्या किया कि कन्या भ्रूण हत्या में उसका योगदान है, या फिर लिंग जांच या जो कार्य करता है वो, और इसकी वजह से उसको जो प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से वंचित कर दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर है नगर पालिका में किसी के लाभ के पद पर हो। लाभ के पद का मतलब होता है कि उसी काम के लिए उसके पास अधिकार हैं और वो उसी से पैसे कमा रहा है। जैसे मान लो कि नगर पालिका के अंदर कोई सदस्य है, ठीक है, और उसने किसी नगर पालिका में कोई निर्माण कार्य करना है और वही उसी निर्माण कार्य का ठेकेदार भी है, तो ये हो जाएगा लाभ का पद, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि उसे इस कानून के तहत चुनाव, देखो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर यहाँ पर आएगा कि चुनाव कदाचार, ठीक है, चुनाव कदाचार या नगर पालिका से हटाया गया हो तो चुनाव आयोग के आदेश तक उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसे राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहराया गया हो। मान लो कि उसको एमएलए के जो चुनाव होते हैं उसमें अयोग्य ठहराया गया हो, लेकिन ये अयोग्यता जो है, मान लो कि वहाँ पर 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु, लेकिन यहाँ तो 21 वर्ष ही न्यूनतम आयु है, ठीक है। तो अगर आयु की वजह से, अगर आयु के आधार पर उसको अयोग्य ठहराया गया है तो यहाँ पर उसको चुनाव लड़ने दिया जा सकता है। अगर वो 21 वर्ष से ऊपर का है तो उसको यहाँ पर चुनाव लड़ने दिया जा सकता है। कोई भी सरकारी सेवक, लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। वह सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक विकृत हो या तो पागल हो या फिर दिवालिया घोषित हो जाए, मतलब उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो जाए। उसने लोगों से कर्जा लिया था, कर्जा चुका नहीं पाया तो लोगों ने उसकी सारी संपत्ति को कुर्की कर दिया। अब हम बालिका के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाला वकील भी अयोग्य हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये जो बच्चे हैं, ये सभी बच्चे 27 नवंबर 1995 से पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मान लो कि 2 बच्चे हो गए उसके, या फिर 1 बच्चा हो गया, उसके बाद उसके 2 बच्चे जुड़वा हो गए, तो जुड़वा बच्चों को एक ही गिना जाएगा, एक ही यूनिट माना जाएगा, उसके बच्चे 3 नहीं माने जाएंगे। लेकिन मान लो दत्तक पुत्र ग्रहण किया तो उसको गिना जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने 5 बच्चे कर लिए और उसमें से 3 बच्चे जो है वो अपने रिश्तेदारों को गोद दे दिए, तो वो जो बच्चे हैं वो आपके ही गिने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसा व्यक्ति से नगर पालिका को 2 साल से अधिक के लिए भुगतान नहीं किया और नगर पालिका ने उस पर केस चला रखा है कि आप हमें हमारा भुगतान वापस करो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। या फिर उसे सक्षम न्यायालय द्वारा नगर पालिका के संपत्ति का दुरुपयोग या गबन का दोषी सिद्ध ठहराया गया हो। अगर उसने नगर पालिका के साथ कोई गबन किया है, कोई धोखा किया है, तो वो भी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। अब हम देखते हैं इसके अलावा चुनाव लड़ने के योग्य कौन कौन है, वो हम देखते हैं। तो वह व्यक्ति स्वयं साझेदार या परिवार के सदस्य आपूर्ति के लिए नगर पालिका के साथ अनुबंध में है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि नगर पालिका खर्चे 2 तरीके से करती है। एक तो वो ठेके पे सामान लेके आती है वर्ष भर का, मान लो किसी कंपनी को बोल दिया कि भाई आप हमारे साल भर का ये सामान है तो आप देता। और दूसरा मान लो कि ये डेली के खर्चे, डेली के मान लो 5-10 हज़ार के खर्चे करती है, तो वो दूसरे वाले खर्चे हो गए। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे वो साल भर के लिए सप्लाई कर रही है, तो वह व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य जो आपूर्ति करते हैं नगर पालिका को, वो जो हैं इसके साथ नगर पालिका के साथ अनुबंध में है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन वह व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में अयोग्य नहीं होगा। कौन व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा? तो इसमें देखो, प्रबंध निदेशक या एजेंट को छोड़ करके, मतलब कंपनी का कोई डायरेक्टर है, ठीक है, या कोई एजेंट है, उसको छोड़ करके शेयर धारक, मान लो किसी व्यक्ति ने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, तो रिलायंस का जो मालिक है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन जो शेयर, जिसने 500 रुपये के शेयर खरीद सके हैं, 200 कर खरीद रखे हैं, वो चुनाव लड़ सकता है। संपत्ति के पत्ते या बिक्री में भी कोई हित हो, मान लो
एक तो आप जो है इसको सही कर लीजिए ना, क्योंकि ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पट्टे, संपत्ति के पट्टे और बिक्री खरीद में कोई हित हो। मान लो नगर पालिका किसी व्यक्ति के साथ से कोई संपत्ति खरीद रही है या संपत्ति बेच रही है, ठीक है, तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। या फिर ऐसे समाचार पत्र में रुचि या हित जिसमें नगर पालिका अपना विज्ञापन प्रकाशित कर सकती है, तो अगर उस जो समाचार पत्र है उसमें काम करने वाला कोई व्यक्ति है, सदस्य है, वो जो है चुनाव लड़ सकता है। किसी वस्तु की सामयिक बिक्री में रुचि या हित, मान लो नगर पालिका किसी व्यक्ति से अर्जेंट काम है, मान लो किसी 500 रुपये की वस्तु खरीदनी है आज में, तो वो सामयिक बिक्री होगी, तो ठीक है, अगर वो कोई व्यक्ति आज एक दिन के लिए नगर पालिका को 500 रुपये की सामग्री बेच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा 2000 या अधिकतम 5000 रुपये के लिए कभी कभी किसी वस्तु को किराए पर देने या किराए लेने में रुचि, ठीक है, इसको मिटा लो। तो इसका मतलब यह है कि मान लो कि नगर पालिका को मान लो जेसीपी की आवश्यकता है, तो नगर पालिका लेके आ गई, जेसीपी लेके आ गई है और वो किराए पे लेके आई है, उसको किसी घर को तुड़वाना है, तो किराए पे लेके आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिस व्यक्ति से किराए पे लेके आई है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसका जो अधिकतम खर्चा वो 2000 से लेकर के 5000 तक ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे है धारा 25। धारा 25 में दिया हुआ है मतदान का अधिकार। अभी तक हम देख रहे थे कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कौन व्यक्ति सदस्य बन सकता है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब हम देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति मतदान कर सकता है, किस व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। तो धारा 14 में अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस वार्ड की मतदाता सूची में कोई व्यक्ति और पंजीकृत है, तो वो सभी क्या है, वोट दे सकते हैं। मान लो कोई वार्ड है और इस वार्ड की मतदाता सूची में कोई व्यक्ति पंजीकृत है, ठीक है, उसका नाम है मतदाता सूची में, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। लेकिन वो एक से अधिक वोट नहीं दे सकता। यदि वो एक से अधिक वार्डों में मतदान कर देता है तो उसके मत को शून्य मान लिया जाएगा, उसके मत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगर मान लो किसी टाइपिंग मिस्टेक से क्या हुआ कि उसका नाम जो है 2 वार्ड की मतदाता सूची में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 जगह मतदान दे सकता है, ठीक है, मतदान नहीं दे सकता। वो क्या करेगा, एक जगह ही मतदान दे पाएगा, 2 जगह मतदान नहीं दे पाएगा। अगर वो 2 जगह मतदान करता है तो उसको शून्य मान लिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति हिरासत या जेल में बंद है, हिरासत या जेल में बंद व्यक्ति जो है वो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत व्यक्ति मतदान कर सकता है। निवारक निरोध का मतलब यह है कि मान लो कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पब्लिक में जाने से दंगे भड़क सकते हैं या कुछ नुकसान हो सकता है, तो उन व्यक्तियों को क्या किया जाए, कुछ समय के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, तो आपने देखा ही होगा। अब हमने देख लिया है कि मतदान का अधिकार किस किस को है, मतलब कौन व्यक्ति मतदान कर सकता है। अब हम धारा 26 में देखेंगे कि इनकी मतदान की विधि क्या होगी, रीति क्या होगी, ठीक है। तो मतदान की विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि से या तो बैलेट से या वोटिंग मशीन्स के द्वारा किया जाएगा। बैलेट से जैसे पहले वो कागज़ के ऊपर होता था, ठीक है, इधर वो निशान बने होते थे, इधर मोहर लगानी पड़ती थी। अब वोटिंग मशीन आ गई, ईवीएम मशीन आ गई है, ठीक है। अब प्रत्येक मतदाता का एक वोट होगा, प्रत्येक व्यक्ति एक ही वोट डाल पाएगा। दूसरा, यदि कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट डाल देता है तो उसके सभी जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो ये कोई पर्ची है, इधर अपने क्या बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, और इधर अपने को मोहर लगानी होती है। किसी व्यक्ति ने 2 जगह पर मोहर लगा दी, यहाँ भी लगा दी और यहाँ भी लगा दी, तो अब ये ना तो इस व्यक्ति को जाएगा वोट ना इसको जाएगा, इसका वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हो गई धारा 26। अब हम देखते हैं धारा 27। धारा 27 में लिखा हुआ है कि आकस्मिक रिक्तियाँ किस प्रकार से भरी जाएंगे। पहले तो देखो ये आकस्मिक रिक्तियाँ क्या होती हैं ये हम समझ लेते हैं। आकस्मिक रिक्तियों का मतलब होता है कि मान लो चुनाव हो गए, ठीक है, चुनाव होने के बाद में सदस्य भी चुन करके आ गए, ठीक है, अब इनका बैठक भी हो गई। अब क्या होगा कि मान लो कोई सदस्य है
वो इस्तीफा दे दे, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग उसको अयोग्य घोषित कर दे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये रिक्ति हो गई, सीट खाली हो गई। तो इस सीट को कैसे भरा जाएगा, ये इस धारा में हम देखेंगे। तो देखो, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीट आकस्मिक कारणों से खाली हो जाए तो आकस्मिक रिक्ति को उपचुनाव के द्वारा भरा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उपचुनाव करवाएंगे। और उपचुनाव देखो कैसे कैसे होगा उपचुनाव। तो मान लो कि कोई नया उम्मीदवार जो है केवल शेष कार्यकाल के लिए सीट ग्रहण करेगा। अब जैसे ही उपचुनाव होगा कोई व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल है। अब इसमें किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो या 1 साल बाद भी हो सकती है, 2 साल बाद कोई इस्तीफा दे सकता है, 3 साल बाद सरकार किसी को अयोग्य घोषित कर सकती है। तो उसको शेष अवधि बची हुई है, मान लो कि 2 साल बचे हुए हैं, 3 साल बचे हुए हैं, तो जो उपचुनाव से जो व्यक्ति चुन करके आएगा वो शेष अवधि तक ही सीट ग्रहण करेगा। आरक्षित सीट उसी वर्ग के उम्मीदवार के द्वारा भरी जाएगी। मान लो जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है वो एससी का था, तो अब उपचुनाव भी जो होंगे उस पर जो चुनाव लड़ेगा वो भी एससी की वर्ग का ही लड़ेगा, ठीक है। तो आरक्षित सीट अगर खाली हुई है तो उसको भरने के लिए आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति चुना जाएगा। अगर आकस्मिक रिक्ति के बाद बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से कम है, ठीक है, 6 माह या उससे कम है, तो कोई भी उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे, अगले चुनाव में ही उस सीटों को भरा जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं धारा 28 को। धारा 28 में दिया हुआ है निर्वाचन अपराध। इसका मतलब ये है कि देखो, सांसद और विधायक चुनाव के लिए एक हमने बना रखा है लोगों के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का। दिया हुआ है कुछ अपराध दिए हुए हैं, तो इसमें जो अपराध दिए हुए हैं वो एमएलए और एमपीज के लिए दिए हुए हैं, वही प्रावधान जो है वही अपराध यहाँ भी लागू होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं धारा 29। धारा 29 में है भ्रष्ट आचरण। ये भ्रष्ट आचरण क्या होता है? भ्रष्ट आचरण का मतलब ये है कि किसी को रिश्वत देना, उपहार आदि को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। अब ये रिश्वत और उपहार किसको देंगे या किससे लेंगे? तो सबसे पहले तो उम्मीदवार क्या कर सकता है कि चुनाव लड़ने या न लड़ने या फिर नामांकन वापस लेने के लिए किसी को पैसे दे रहा है कि भाई तुम चुनाव मत लड़ो, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे तुम्हारे वोट मेरे पास आ जाएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। या फिर लड़ने के लिए, नामांकन वापस लेने के लिए भी कि 3 लोग खड़े हो गए और एक जाति से 2 लोग खड़े हो गए तो वो दूसरे वाले को बोल सकता है कि तुम नामांकन वापस ले लो ताकि हमारी पूरी जाति के वोट मेरे पास आएंगे और मैं जीत जाऊंगा। तो ये क्या है? भ्रष्ट आचरण है। उसके बाद मतदाता वोट देने या न देने के लिए, अब मतदाता को आप पैसे दे रहे हो या तो वोट देने के लिए कि भाई आप मुझे वोट दो, या फिर न देने के लिए कि इसको वोट मत देना। तो ये क्या हो गया? ये रिश्वत या उपहार क्या है? ये क्या है? भ्रष्ट आचरण है। इसके अलावा किसी को हम धमकी दे रहे हैं, किसी से मारपीट कर रहे हैं, या फिर किसी का सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं कि भाई अगर आप अपनी जाति से बाहर वोट दोगे तो हम आपको क्या करेंगे? सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, ठीक है। तो ये भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। किसी को देवीय निंदा कि भाई तुम्हें इस भगवान की सौगंध है, या फिर अगर तुम ऐसा इसको वोट दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे या तुमको श्राप लगेगा, ऐसा करके, तो ये भी भ्रष्ट आचरण है। इसका मतलब है कि ये जो सभी जो है वो स्वतंत्र मतदान के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। और जो चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। अगर आप इसमें कोई बाधा डालते हो तो आप क्या है? भ्रष्ट आचरण के अधीन कार्य कर रहे हो। अब दूसरी बात है, वोट मांगने के लिए आप राष्ट्रीय या धार्मिक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको सरकार के द्वारा एक चुनाव चिन्ह दिया गया है, आप उसी का यूज करेंगे, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। अगर आपने राष्ट्रीय चिन्ह जैसे अशोक स्तंभ या धार्मिक चिन्हों का प्रयोग किया तो ये भ्रष्ट आचरण के रूप में माना जाएगा और आपको राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना, 2 जातियों में लड़ाई करवाना या समुदाय में दंगे भड़काना, या फिर भाषा के आधार पर 2 गुटों में किसी को बांटना, ये भी क्या है? भ्रष्टाचार है। सती का महिमा मंडन करना, व सती का महिमा मंडन करके वोट मांगना, व सती की महिमा करो और उनसे उस सती के नाम पर वोट मांगो, तो ये क्या आएगा? भ्रष्ट आचरण आएगा। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों के बारे में मिथ्या कथन प्रकाशित करवाना कि भाई उस
कि कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके बारे में आप झूठे बुलवा दो कि उसने तो पैसे ले लिए या फिर उसने ये कर दिया, ठीक है। तो इसको भी क्या माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। मतदाताओं को वाहन उपलब्ध करवाना, कि मतदाताओं को आप उनके घर से गाड़ी में बिठाकर नहीं लेके आओगे, लेकिन मतदाता स्वयं अपने पैसे से वाहन किराए पे ले सकते हैं और आकर के चुनाव दे सकते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के प्रावधान से अधिक चुनावी खर्च करना, आपको एक लिमिट तक चुनाव खर्च करने के लिए बोला गया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, ज़्यादा धन खर्च कर रहे हो, तो भी भ्रष्टाचार के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस, आबकारी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों की सहायता प्राप्त करना, ठीक है, ये भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। क्योंकि जो लोक सेवक अधिकारी होते हैं वो सारे न्यूट्रल होते हैं, उनको चुनाव करवाने से मतलब होता है, अगर आप उसकी सहायता ले रहे हो तो ये भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मतदान के अधिकार में हस्तक्षेप के बिना सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा करने की अनुमति कर सकते हो, कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप मतदान को हस्तक्षेप किए बिना, उससे मतदान में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाकी आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करो, बड़ी बड़ी बातें करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं धारा 30 को। धारा 30 में दिया हुआ है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। ये हम देखते हैं कि निर्वाचन संबंधी कोई मामले हो गए हैं, उसमें सिविल न्यायालय क्या कर सकते हैं। दीवानी अदालत जो है वो वार्डों के परिसीमन या वार्डों की सीटों के आवंटन या निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या निर्वाचन संबंधित मामलों में सुनवाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सुनवाई नहीं कर सकती, तो आप कहाँ जाओगे सुनवाई करने के लिए, ये हम पढ़ेंगे अगली धाराओं में, उसके लिए उस तब तक आप वेट कीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम के नियमों के तहत ही अगर आप चुनाव को चुनौती दे रहे हो, चैलेंज कर रहे हो कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, तो आपको इस अधिनियम के नियमों का पालन करना पड़ेगा और इसी नियमों के तहत चुनौती दी जाएगी। ये हमने देख लिया है धारा 21 से धारा 30 तक। धारा 21 से धारा 30 तक हमने देखा है, ठीक है। तो अब हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, समरी करेंगे। तो हम इसको समरी कर लेते हैं। धारा 21 से धारा 30 तक को हम एक साथ देखेंगे धारा 1 से 21 से 30 तक को। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी धारा 21। तो धारा 21 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन व्यक्ति निर्वाचन के लिए योग्य है। तो हमने दो तरीके से पढ़ा था, आरक्षित सीटों पे और अनारक्षित सीटों पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था धारा 21 क। धारा 21 क में हमने ये पढ़ा था कि कुछ विशेष अर्हता के लिए या फिर कुछ सीटों को आरक्षित कर सकती है सरकार, जहां पर 21 से लेकर 35 वर्ष के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। फिर हमने पढ़ी थी धारा 22। धारा 22 को देखो ऐसे याद करो, 2 और 2 दो बार आ रहा है, तो ये कह रहा है कि आप 2 या 2 से अधिक मतलब 1 से अधिक वार्डों में निर्वाचन नहीं लड़ सकते, आपको एक ही वार्ड में निर्वाचित होना पड़ेगा। इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 23। धारा 23 में हमने देखा था कि मतलब जो विज्ञापन है, जैसे होर्डिंग्स है, उनके ऊपर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो रोक लगा सकता है। उसके बाद हमने देखी थी धारा 24। धारा 24 से हमने देखा था अयोग्यताएं या निरर्हताएं, किस सदस्यों की अयोग्यताएं क्या क्या होंगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 25। तो धारा 25 में हमने पढ़ा था कि मतदान का अधिकार किस किस को होगा, मतदान का अधिकार किसे होगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 26। धारा 26 में हमने देखा था कि निर्वाचन के मत की रीति, मतलब इसकी विधि क्या होगी, निर्वाचन की विधि क्या होगी। इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 27। धारा 27 में हमने देखा था कि आकस्मिक जो रिक्तियां हैं उनको कैसे भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 28। धारा 28 में पढ़ा था हमने निर्वाचन अपराध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 29। धारा 29 में हमने पढ़ा था भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण की क्या परिभाषा होगी, भ्रष्ट आचरण क्या होगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 30। धारा 30 में हमने देखा निर्वाचन संबंधी मामलों में जो दीवानी अदालत है उनकी शक्तियाँ।
तो ये हमने धारा 21 से लेकर के धारा 30 तक पढ़ी हैं। आप इनको याद कीजिए और ट्रिक्स से याद कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इनको याद करवाने के लिए ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूं, और जल्दी ही इस वीडियो पर मैं विचार करूंगा और बना के लाऊंगा, और आपको ये जो धाराएं हैं वो याद करवाई जाएंगी। तो आप इन धाराओं को ट्रिक्स से या कहानियां बनाकर भी याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।